नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रतन जीएस क्लासेस में। दोस्तों, एसएससी जीडी का जो जनरल नॉलेज का सेक्शंस हैं उसमें हम लोग अभी तक 3 सेक्शंस को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि इतिहास, भूगोल और राजनीतिक शास्त्र अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था है। इतिहास के सेक्शंस में हम लोग एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न अर्थात प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास को एक वीडियो में कवर किया है। और उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने भूगोल अर्थात ज्योग्राफी को, जिसमें कि भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों एक वीडियो में कवर किया है। और इसके बाद दोस्तों तीसरे वीडियो में हम लोगों ने राजनीतिक शास्त्र को अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था को कवर किया है। तो इस तरीके से हम लोग 3 सेक्शंस को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि एसएससी जीडी में पूछे गए प्रश्न रहे हैं विगत वर्षों में। इस सेक्शंस में हम लोग इकोनॉमिक्स को कवर करने वाले हैं, जो कि एसएससी जीडी के द्वारा विगत वर्षों में जो भी इकोनॉमिक्स के प्रश्न पूछे गए हैं, अर्थव्यवस्था से प्रश्न पूछे गए हैं, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न अभी तक इस पीडीएफ में सम्मिलित करवाया गया है उसको हम लोग देखने वाले हैं। और ये पीडीएफ जो है वो अंकित भाटी सर के द्वारा तैयार करवाया गया है, जो कि एसएससी स्पेशलिस्ट के तौर पे जाने जाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अपने सेक्शंस की ओर। देखेंगे हम लोग चौथे नंबर टॉपिक को, जो कि अर्थशास्त्र से संबंधित है। इसके पहले हम लोग इतिहास, भूगोल और भारतीय राज्य व्यवस्था को पूर्ण रूप से कवर कर लिया है। और देखते हैं हम लोग अर्थशास्त्र के प्रश्न को। अर्थव्यवस्था अर्थात अर्थशास्त्र के पहले प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं, जो कि कह रहा है, अर्थव्यवस्था में गंभीर तनाव के समय इनमें से कौन सा अनुच्छेद सरकार को अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से 0.5% तक विचलन की अनुमति देता है? तो दोस्तों वो है राहतकारी अनुच्छेद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को, जो कि कह रहा है, राहतकारी अनुच्छेद सरकार को अपनी राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से 0.5% तक विचलन की अनुमति देता है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति क्या कहलाती है? तो दोस्तों इस प्रकार की राजकोषीय नीति जो है वो कहलाती है विस्तारवादी राजकोषीय नीति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है, वह नीति जिसमें सरकार करों को न्यूनतम करती है और सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करती है विस्तारवादी राजकोषीय नीति कहलाती है। राजकोषीय नीति मुख्य रूप से जॉन मेनार्ड कीन्स के विचारों पर आधारित है, जिन्होंने तर्क दिया कि सरकार व्यवसाय चक्र को स्थिर बना सकती है और आर्थिक उत्पादन को नियंत्रित कर सकती है। अगला प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है? तो दोस्तों किसी देश की औसत आय की गणना जो है वो देश की कुल आय को इसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके की जाती है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है, प्रति व्यक्ति आय, जिसे प्रति व्यक्ति की आय भी कहा जाता है। दोस्तों प्रति व्यक्ति आय, जिसे कि प्रत्येक व्यक्ति की आय भी कहा जाता है, इसकी जो है औसत आय की गणना जीडीपी या सकल राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से विभाजित करके ज्ञात की जाती है। दोस्तों इस फॉर्मूला को ध्यान से देखेंगे। कह रहा है औसत आय इज इक्वल टू राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या, अर्थात आय जो है, औसत आय जो है वो राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 4 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है, डैश उद्यम एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम होता है जिसमें मुख्यतः व्यापार के माध्यम से तथा सामान को सस्ते में खरीदकर और उसे उच्च कीमतों में बेचकर लाभ कमाया जाता है। दोस्तों ये है क्रय विक्रय अर्थात क्रय विक्रय उद्यम ही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है, धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय करना व्यापार है तथा इसके सहायक जैसे कि यातायात, बैंक आदि ये क्रियाएं ही उद्यमिता का सृजन करती है। वाणिज्यिक उद्यम एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम होता है जिसमें मुख्यतः व्यापार के माध्यम से
क्रिया संपन्न की जाती है। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 5 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की थी? तो दोस्तों वो किया था 2009 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। कह रहा है श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति वर्ष 2009 में तैयार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर प्रश्न कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विषय अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार अर्थात SDR का मूल्य कितनी मुद्राओं वाली बास्केट ऑफ करेंसी के द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो दोस्तों वो किया जाता है 5। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 5 मुद्राओं वाले देखेंगे इसके डिस्क्रिप्शन को। कह रहा है SDR को IMF के द्वारा 1969 ईस्वी में अपने सदस्य देशों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया था। दोस्तों आरंभ में SDR को 0.8886 ग्राम स्वर्ण मूल्य के बराबर आंका गया था, जो उस दौरान $1 के समतुल्य हुआ करता था। लेकिन ब्रेटन वुड्स प्रणाली के पतन के बाद SDR को मुद्राओं की एक बास्केट के रूप में परिभाषित किया गया है। दोस्तों इस बास्केट में कुल मिलाकर 5 देशों की मुद्राएं शामिल की गई है, जिसमें कि अमेरिकी डॉलर, यूरो, रमिनबी, येन तथा पाउंड सम्मिलित है। आगे बढ़ेंगे और 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे जो कि कह रहा है किसकी अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया था कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात MSP उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए? दोस्तों वह था MS स्वामीनाथन समिति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है वर्ष 2004 में केंद्र सरकार ने MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में नेशनल कमीशन ऑन फॉर्म्स का गठन किया था। दोस्तों इस आयोग ने अपनी 5 रिपोर्ट का प्रतिवेदन किया था। इसके कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु के बारे में भी देख लें। ये जो रिपोर्ट दिया गया था उसका क्या महत्वपूर्ण बिंदु हुए थे? तो दोस्तों कृषि को राज्य सूची के बजाय समवर्ती सूची में करने की है, जिसमें केंद्र व राज्य दोनों किसानों की मदद के लिए आगे आएंगे और उनका समन्वय बनाया जा सके। फसल उत्पादन जो है वो कीमत से 50% ज़्यादा किसानों को मिलना चाहिए, ऐसा प्रावधान किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो कह रहा है वो किसानों को कम दामों में क्वालिटी बीज उपलब्ध करवाया जाए। ये आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला पॉइंट कह रहा है गाँवों में विलेज नॉलेज सेंटर या ज्ञान चौपाल बनाया जाएगा और महिलाओं किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मिले। दोस्तों किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में मदद मिले, ये सारी प्रावधान जो है वो इसमें पारित किया गया था। दोस्तों उसके बाद में सरप्लस और इस्तेमाल नहीं हो रही ज़मीन के टुकड़ों का वितरण किया जाए। खेतीहर जमीन और वन भूमि को गैर कृषि उद्देश्यों के लिए कॉरपोरेट को न दिया जाए। उसके बाद में दोस्तों फसल बीमा की सुविधा पूरे देश में हर फसल के लिए मिले। और नेक्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों वो कहा गया था खेती के लिए कर्ज की व्यवस्था हर गरीब और ज़रूरतमंद तक पहुँचे। उसके बाद में सरकारी मदद से किसानों को मिलने वाली कर्ज की ब्याज दर कम करके 7% तक की जाए। ये सारी प्रावधान किया गया था दोस्तों MS स्वामीनाथन समिति में। उसके बाद हम लोग देखेंगे 8 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है, इसको और हम लोग थोड़ा सा छोटा करेंगे ताकि पूरा का पूरा ऑप्शन दिखाई दे। और अब हम लोग देखेंगे 8 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है बैंकिंग के संबंध में CTS किसके लिए एक संक्षिप्त रूप है? तो दोस्तों CTS का संक्षिप्त रूप हो जाएगा चेक ट्रांकेशन सिस्टम। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात चेक ट्रांकेशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। एक छवि पर आधारित चेक क्लियरिंग सिस्टम है जो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा चेक को तेजी से क्लियर करने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 9 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है केलकर समिति 2015 किससे संबंधित है? तो दोस्तों केलकर समिति 2015 जो है वो अवसंरचनात्मक विकास के PPP मॉडल पर आधारित है या उससे संबंधित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को।
भारत में विद्यमान सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी मॉडल का समग्र अवलोकन और लक्षित मूल्यांकन करने के लिए भारत में केलकर समिति का गठन किया गया। जीएसटी की केलकर समिति की सिफारिशों के आधार पर पारित किया गया था। दोस्तों, इसके लिए संविधान में संशोधन भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 10 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारत का केंद्रीय बजट तैयार करने वाला बजट प्रभाग वित्त मंत्रालय के अधीन किस विभाग का एक हिस्सा होता है? तो दोस्तों वो होता है आर्थिक मामले विभाग का एक हिस्सा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, इसके व्याख्यात्मक तथ्य को। कह रहा है भारत का केंद्रीय बजट तैयार करने वाला बजट प्रभाग वो वित्त मंत्रालय के अधीन आर्थिक मामले विभाग का एक हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पारिभाषिक शब्द उन प्रजातियों के लिए प्रयुक्त है जो स्थानीय आवास के प्राकृतिक आवासी नहीं है लेकिन इस तंत्र में सम्मिलित होते हैं? तो दोस्तों वे हैं विजातीय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसके व्याख्यात्मक तथ्य को। कह रहा है विजातीय शब्द उन प्रजातियों के लिए प्रयुक्त होता है जो स्थानीय आवास के प्राकृतिक आवासी नहीं होते हैं लेकिन इस तंत्र में शामिल हैं। इस तरीके से 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे, जो कि कह रहा है एफपीआई में प्रतिभूति और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल होती है जो विदेशी निवेशक के द्वारा निष्क्रिय रूप से रखी जाती है। एफपीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों एफपीआई का पूर्ण रूप होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। देखेंगे इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है एफपीआई का आशय किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा किसी दूसरे देश की कंपनी में निवेशित राशि से है जिससे वह उस कंपनी के शेयर या बॉन्ड खरीदता है अथवा उसे ऋण राशि उपलब्ध कराता है। दोस्तों अगला पॉइंट कह रहा है ऋण पर मिलने वाली राशि को ब्याज लाभ के रूप में अभिकलित किया जाता है। दोस्तों एफपीआई का विनिमय जो है वो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अर्थात सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात सेबी के द्वारा किया जाता है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का पूर्ण रूप दोस्तों यदि पूछते तो इसका सही विस्तार होगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखेंगे इसके अगले प्रश्न को, जो कि 13 नंबर के रूप में है। कह रहा है जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहा जाता है? दोस्तों जनता के द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन को और उसके द्वारा बैंक में जमा किए गए धन के अनुपात को दोस्तों कहा जाता है मुद्रा जमा अनुपात। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसके व्याख्यात्मक तथ्य को, तो कह रहा है जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक में जमा के अनुपात को कहा जाता है दोस्तों मुद्रा जमा अनुपात। आगे बढ़ेंगे और 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे, जो कि कह रहा है भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद के द्वारा कब पारित किया गया था? तो दोस्तों वो पारित किया गया था 1956 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसके व्याख्यात्मक तथ्य को, जो कि कह रहा है विशेष तौर पर बीमा दो प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है दोस्तों जीवन बीमा, जबकि दूसरा होता है साधारण बीमा। दोस्तों जीवन बीमा से तात्पर्य यह है कि पॉलिसी खरीदने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित अर्थात जो नॉमिनी होते हैं उनको बीमा कंपनी की तरफ से अनुदान की राशि मिलती है या अनुदान की राशि दी जाती है। दोस्तों वहीं यदि बात की जाए साधारण बीमा की, तो साधारण बीमा में गाड़ियां, घर, पशु, फसल व स्वास्थ्य बीमा जैसी चीज़ें शामिल होती हैं। दोस्तों 1 सितंबर 1956 ईस्वी को भारतीय जीवन बीमा निगम को भारतीयों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया गया था। बात करें दोस्तों वर्ष 1972 ईस्वी में, तो 1972 ईस्वी में जनरल इंश्योरेंस बिजनेस अधिनियम पारित किया गया था। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य किसको कहा जाता है? दोस्तों उस मौद्रिक मूल्य को कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। कह रहा है किसी देश की सीमा में एक निर्धारित समय के भीतर तैयार सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न कह रहा है
नॉमिनल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक उत्पादन का आकलन करता है जिसमें इसकी गणना की जाती है। दोस्तों, इसकी गणना में शामिल होता है वर्तमान मूल्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है एक साल में उत्पादित सेवाओं तथा वस्तुओं की कीमत की गणना बाजार के मूल्य तथा वर्तमान कीमत पर करते हैं तथा बाद में निकाली गई इस गणना में जो जीडीपी निकल कर आती है उसे ही नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है। दोस्तों, नॉमिनल जीडीपी के आंकड़े ज़्यादा विश्वसनीय नहीं माने जाते हैं क्योंकि नॉमिनल जीडीपी कभी भी अर्थव्यवस्था के सही आंकड़ों को प्रदर्शित नहीं करती है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत का प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों वो किया गया था 2021 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है भारत का प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2021 को केंद्रीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद में परंपरागत किताब में छपे बजट के बजाय टैबलेट से बजट भाषण पढ़ा। दोस्तों, यह देश का पहला बजट था जिसमें बजट भाषण को वित्त मंत्री ने टैबलेट से पढ़ा था। बजट जो है वो अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय वितरण के नाम से उल्लेखित है। दोस्तों, इसे पेपरलेस बजट भी कहा जाता है या डिजिटल बजट भी कहा जाता है जो कि श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किया गया था 1 फरवरी 2021 ईस्वी को। आगे बढ़ेंगे और 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे जो कि कह रहा है भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती की आधुनिक तकनीकों को आजमाने वाला पहला राज्य जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात वो पंजाब राज्य है। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि से है जिसमें रासायनिक उर्वरक तथा बीज के अधिकतम मात्रा में उत्पादन से है। हरित क्रांति की शुरुआत जो है वो सन 1966-67 ईस्वी में हुई थी और इस योजना का श्रेय जो है वो प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। दोस्तों, इस क्रांति के दौरान ही खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य पंजाब बना था। आगे बढ़ेंगे और 19 नंबर प्रश्न को देखेंगे जो कि कह रहा है स्थानांतरित कृषि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, स्थानांतरित जो कृषि है उसको स्टैश और वर्ण नामक कृषि से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है जिसमें भूमि का सीमित टुकड़ा कृषि के लिए चुन लिया जाता है लेकिन कम उत्पादन की वजह से उस चुनी हुई भूमि के स्थान पर दूसरी भूमि पर खेती करना स्थानांतरित कृषि कहलाती है। दोस्तों, स्थानांतरित कृषि को स्लैश तथा वर्ण भी कहा जाता है। इस तरीके से इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है किसी देश की जीडीपी उस देश में डैश माल और सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से जुड़े गए मूल्य का मानक माप होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्येक 3 वर्ष में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा अर्थात किसी देश की जीडीपी उस देश में प्रत्येक 3 वर्ष में माल और सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से जोड़े गए मूल्य के मानक के माप होता है। इसका डिस्क्रिप्शन को देखे हैं जो कि कह रहा है किसी देश की जीडीपी उस देश में प्रत्येक 3 वर्ष में माल और सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से जोड़े गए मूल्य के मानक की माप कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर प्रश्न कह रहा है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम क्या आवश्यक है। दोस्तों, वो है लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्थान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम लोगों को शिक्षित करने की संस्थान आवश्यक है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि 22 नंबर प्रश्न के रूप में है। कह रहा है जीएवी अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र उद्योग या प्रखंड में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की माप होता है। दोस्तों, जीएवी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो जीएवी का पूर्ण रूप होता है दोस्तों ग्रॉस वैल्यू एडेड अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है
सकल मूल्य वर्धित या ग्रॉस वैल्यू एडेड किसी भी क्षेत्र, उद्योग, अर्थव्यवस्था या व्यावसायिक क्षेत्र में उत्पादित माल व सेवाओं के मूल्य की माप है। अन्य शब्दों में ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है वो किसी देश की अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों जैसे कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के द्वारा किया गया कुल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के मौद्रिक मूल्य पर परिकलित किया जाता है। तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 23 नंबर के रूप में है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय स्तर का कर है जिसे वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी में शामिल कर दिया गया है। तो दोस्तों वो है उत्पाद शुल्क। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है जीएसटी अर्थात गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। देश में वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी के लिए संविधान का 122वां संशोधन विधेयक जो कि 2016 ईस्वी को किया गया था, उसके अनुसार राष्ट्रपति ने 8 सितंबर 2016 ईस्वी को मंजूरी दे दी थी और इसकी अधिसूचना अनुच्छेद 279 के अंतर्गत लागू किया गया। 1 जुलाई 2017 ईस्वी को लागू किया गया था। दोस्तों उत्पाद शुल्क एवं केंद्रीय स्तर का कर है। उत्पाद शुल्क जो है वो एक केंद्रीय स्तर का कर है। प्रश्न यहाँ पर यह भी पूछ सकता है दोस्तों कि केंद्रीय स्तर का कर कौन सा है। तो दोस्तों उत्पाद शुल्क ही एक केंद्रीय स्तर का कर है जिसे वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी में शामिल किया गया है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 24 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी अर्थात टिस्को TISCO की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों वो किया गया था 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। टिस्को अर्थात TISCO टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो है वो 26 अगस्त 1907 ईस्वी को जमशेदपुर में हुई थी। दोस्तों यह निजी क्षेत्र के द्वारा स्थापित लौह इस्पात संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्न में से किसे तरल अस्थियों तथा मांग एवं आवधिक देयताओं के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो दोस्तों वो है सांविधिक चल निधि अनुपात। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है सांविधिक चल निधि अनुपात नेट टाइम और डिमांड लायबिलिटीज का एक अनुपात है। इसके अंतर्गत सोना, नकद, सरकारी प्रतिभूतियों या आरबीआई के द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्रतिभूतियों और बॉन्ड के रूप में बनाए रखा जाना अनिवार्य होता है। दोस्तों मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सांविधिक चल निधि अनुपात प्रतिशत बढ़ाकर देश में मुद्रास्फीति को नियंत्रित में लाया जा सकता है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। दोस्तों गलत कथन को ढूंढना है तो पहले कथन को हम लोग देखेंगे जो कि कह रहा है राजकोषीय नीति सरकार के कराधान और व्यय निर्णयों से संबंधित है, जो कि ये कथन बिल्कुल सत्य है। अगला है मौद्रिक नीति जो कि अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति और ब्याज की दर से संबंधित है, जो कि बिल्कुल सत्य कथन है। इस तरीके से नेक्स्ट कथन को देखेंगे जो कि सी नंबर कथन है। वो कह रहा है राजकोषीय नीति में कर नीति, व्यय नीति, निवेश नीति या विनिवेश रणनीति और ऋण या अधिशेष प्रबंधन शामिल होता है, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला कथन कह रहा है अधिकांश आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंक राजकोषीय नीति से संबंधित है, जबकि सरकार मौद्रिक नीति के लिए उत्तरदायी है। ये कथन बिल्कुल गलत है। इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात प्रश्न में हमें गलत कथन को ही चूज करना था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है दिए गए विकल्पों में अधिकांश आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंक राजकोषीय नीति से संबंधित है, जबकि सरकार मौद्रिक नीति के लिए उत्तरदायी है। ये कथन गलत है। आगे बढ़ेंगे और 27 नंबर प्रश्न को देखेंगे जो कि कह रहा है निर्गत मूल्य क्या है। तो दोस्तों बात करें निर्गत मूल्य की तो यह बाजार मूल्य से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को। कह रहा है निर्गत मूल्य वह मूल्य होता है जो बाजार मूल्य से कम होता है और यह मूल्य घटाकर निश्चित किया जा सकता है या इसे घटाकर निश्चित किया जाता है।
आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 28 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। तो दोस्तों वो है गृहिणी का कार्य, इसको ही राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है, लेकिन विकल्प के अनुसार गृहिणी के कार्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किस वर्ष कंपनी के रूप में निगमित हुई है। तो दोस्तों जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो 1972 ईस्वी में ही है वो कंपनी के रूप में निगमित हुई है। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है भारतीय जीवन बीमा निगम जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत के घरेलू पुनर्बीमा बाजार की एकमात्र कंपनी है और इसकी स्थापना जो है वो वर्ष 1972 ईस्वी में हुई थी। जबकि बात करें इसके मुख्यालय की तो इसका मुख्य कार्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि 30 नंबर प्रश्न के रूप में है। कह रहा है कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए कृषि उड़ान योजना का शुभारंभ किस वर्ष के बजट में घोषित किया गया था। तो दोस्तों वो किया गया था 2020 के बजट में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है कृषि उड़ान योजना के अंतर्गत किसानों को सब्सिडी आधारित हवाई सेवाएं प्रदान की जाती है। इस योजना का क्रियान्वयन अंतर्राज्यीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर किया गया है। इस योजना का प्रथम प्रारूप जो है वो वर्ष 2020 में प्रस्तावित व लागू किया गया था। आगे बढ़ेंगे 31 नंबर प्रश्न को देखेंगे, जो कि कह रहा है जीडीपी अपस्फीति कारक अर्थात डिफ्लोटर को किस मूल्य अपस्फीति कारक भी कहा जाता है। दोस्तों वो कहा जाता है अंतर्निहित को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात जीडीपी अपस्फीति कारक को अंतर्निहित मूल्य अपस्फीति कारक भी कहा जाता है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, इसके व्याख्यात्मक तथ्य को। कह रहा है जीडीपी अपस्फीति कारक को अंतर्निहित मूल्य अपस्फीति कारक भी कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 32 नंबर के रूप में है। कह रहा है जीडीपी का प्रमुख उपयोग क्या है। तो दोस्तों जीडीपी का प्रमुख उपयोग है किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसके व्याख्यात्मक तथ्य को, जो कि कह रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात जीडीपी का मुख्य कार्य देश की अर्थव्यवस्था का आकलन करना होता है। देश की वास्तविक स्थिति का आकलन तथा सुधार हेतु कदम जीडीपी की वास्तविक जानकारी से ही मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार केंद्रीय बजट के एक भाग के रूप में किस वर्ष में पेश किया गया था। तो दोस्तों वो किया गया था 1950-51 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है भारत में आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। बजट से एक दिन पूर्व संध्या पर ही जारी किया जाता है, जिसे कि यह वर्ष 1950-51 ईस्वी में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार निम्न में से किसे उपभोक्ता माना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात एक व्यक्ति जो प्रतिफल के एवज में किसी भी माल या सेवाओं की खरीदारी करता है। इस तरीके से देखेंगे इसके व्याख्यात्मक तथ्य को, जो कह रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार उपभोक्ता एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी भी सामान या सेवाओं को खरीदता है, अर्थात मूलतः भाव क्रय शक्ति से है। दोस्तों जो प्रतिफल के एवज में किसी भी माल या सेवाओं की खरीदारी करता है। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 35 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात मूंगफली ही है खरीफ फसल। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को और इसके प्रमुख खरीफ फसल के बारे में। तो दोस्तों कह रहा है खरीफ फसल में धान जो कि चावल है, ज्वार, मूंग, गन्ना, कपास,
मक्का, बाजरा, मूंगफली और सोयाबीन, ये सभी जो है दोस्तों ये खरीफ की फसल है, अर्थात इनको खरीफ फसल की श्रेणी में रखा जाता है। तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 36 नंबर प्रश्न को। कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये के प्रतीक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया था। दोस्तों वो अपनाया था 2010 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक ने उदय कुमार के द्वारा निर्मित रुपये के चिन्ह को वर्ष 2010 में अपनाया था। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा एक प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया था, जिसमें 3000 से अधिक प्रतिभागियों ने या प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया था। यूनियन कैबिनेट की बैठक में उदय कुमार द्वारा निर्मित चिन्ह को फाइनल किया गया और उसे सेलेक्ट कर लिया गया। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि 37 नंबर के रूप में है। कह रहा है अमूल डैश से, अर्थात अमूल डैश से दूध और दूध के उत्पादों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है, जो देश में श्वेत क्रांति लाया। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात गुजरात। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है अमूल अर्थात आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड भारत का एक दुग्ध सहकारी आंदोलन है, जिसका संबंध गुजरात से है। दोस्तों जिसका प्रबंधन जो है वो सहकारी संस्था द्वारा किया जाता है और विकासशील देशों के लिए यह एक हितकारी कदम माना जाता है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 38 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारत में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। वो किया गया था दोस्तों 2019 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम वर्ष 2019 में लागू किया गया था। इसमें अनियमित जमा योजनाओं को प्रतिबंधित करना तथा जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है सेबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को, जो कि कह रहा है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भारत में प्रतिभूतियों को विनियामक करने वाली संस्था है, जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को हुई थी एवं सेबी अधिनियम जो है वो 1992 के तहत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 ईस्वी को प्राप्त हुई, जिसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 40 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है। तो दोस्तों वो है मिश्रित खेती या मिश्रित फसल प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। कह रहा है मिश्रित फसल उत्पादन दो या दो से अधिक फसलों को संयुक्त रूप से उगाने की प्रक्रिया है। दोस्तों हमारे देश में फसल प्रणाली, फसल चक्र, सघन खेती आदि प्रणालियां अपनाई जाती है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 41 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है या इसका पूर्ण अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों जीएसटी का पूर्ण अर्थ होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को, जो कह रहा है जीएसटी का पूर्ण रूप गुड्स एवं सर्विस टैक्स अर्थात वस्तु एवं सेवा कर है। जीएसटी जो है वो 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में एक समान मूल्य वर्धित कर लगाने का प्रावधान है, जो संविधान का 101वां संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया है। दोस्तों अगला पॉइंट जो हम देखें, कह रहा है भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य जो है वो असम है और विश्व में जीएसटी लागू करने वाला पहला देश जो है वो फ्रांस है, जिसने सन 1954 ईस्वी में ही जीएसटी को लागू कर दिया था। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 42 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है। तो दोस्तों वो है कृषि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि है। दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र है। बात करें दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र की, तो इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि
कृषि खनन। बात करें द्वितीयक क्षेत्र की तो इस क्षेत्र में जो है वो उत्पादों का निर्माण किया जाता है, जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग। और दोस्तों बात करें तृतीयक क्षेत्र की तो इस क्षेत्र में होने वाली आर्थिक क्रियाओं के द्वारा अमूर्त सेवाओं को प्रदान किया जाता है, और जैसे कि यातायात, वित्तीय सेवाएं, प्रबंधन और सूचना इत्यादि, ये सभी जो हैं वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 43 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है अर्थशास्त्री किसने 1998 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। तो दोस्तों वो अर्थशास्त्री रहे हैं अमर्त्य सेन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अमर्त्य सेन ही 1998 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसके डिस्क्रिप्शन को। कह रहा है नोबेल पुरस्कार भौतिकी, रसायन, साहित्य, शांति, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों 1998 ईस्वी में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों बात करें भारतीयों को नोबेल पुरस्कार कब मिला है और किस क्षेत्र में मिला है, तो दोस्तों 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, जबकि सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वहीं बात करें दोस्तों डॉक्टर हरगोविंद खुराना की तो उन्हें मेडिसिन के क्षेत्र में 1968 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जबकि मदर टेरेसा की बात करें तो उन्हें शांति के क्षेत्र में 1979 ईस्वी में प्रदान किया गया था। दोस्तों सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो हैं वो भौतिकी के क्षेत्र में 1983 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार पाने वाले कैंडिडेट रहे हैं, जबकि BS नायपाल जो है वो साहित्य के क्षेत्र में 2001 ईस्वी में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। वहीं बात करें दोस्तों वेंकट रमन रामकृष्णा की तो उन्हें रसायन के क्षेत्र में 2009 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, जबकि कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में 2014 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। दोस्तों वहीं यदि बात करें अभिजीत बनर्जी की तो उन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और 44 नंबर प्रश्न को देखेंगे, जो कि कह रहा है केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों वो है ओणम का त्यौहार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को, जो कह रहा है केरल में फसल की कटाई पर ओणम उत्सव मनाया जाता है, जो केरल में 10 दिनों तक चलता है। दोस्तों लोहेड़ी पर हर साल 18 फरवरी को मनाया जाता है। लोहड़ी हर साल जो है वो 18 फरवरी को मनाया जाता है, जिसे सिख समुदाय के लोग पूरे उत्तर भारत में मनाते हैं। वहीं दोस्तों बात करें बैसाखी की तो बैसाखी को अप्रैल के महीने में पंजाब में फसल कटने पर मनाया जाता है, जबकि पोंगल जो त्यौहार है दोस्तों वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि 45 नंबर के रूप में है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है। तो दोस्तों वो है नगद लेन देन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नगद लेन देन जिसमें कैश का अर्थात कैश पैसा का रुपया का आदान प्रदान होता है, ये डिजिटल लेन देन नहीं है। इस तरीके से देखेंगे इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है नगद लेन देन डिजिटल लेन देन नहीं है। डिजिटल लेन देन में क्रेडिट तथा ATM लेन देन, पेटीएम लेन देन आता है, जिसमें धनराशि सीधे खातों में ट्रांसफ़र की जाती है, जो डिजिटल रूप से लेन देन किया जाता है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है डैश का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार का अवसर पैदा करना है। दोस्तों ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का ही उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है या पैदा करना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसके व्याख्यात्मक तथ्य को। कह रहा है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। आगे बढ़ेंगे और 47 नंबर प्रश्न को देखेंगे, जो कि कह रहा है भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान बैंक का संचालन करता है। दोस्तों वो है डाक विभाग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को, जो कह रहा है भुगतान बैंक का संचालन भारत का डाक विभाग करता है। भारतीय डाक भुगतान बैंक की शुरुआत जो है वो सितंबर 2018 में किया गया था। इस तरीके से देखेंगे 48 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षा कार्यक्रम
कब शुरू किया गया था? वो किया गया था दोस्तों 1995 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम 1995 ईस्वी में शुरू किया गया और इसके तहत 5 वर्ष से कम आयु के जितने भी बच्चे हैं उस सबको पोलियो समाप्त होने तक हर वर्ष दिसंबर और जनवरी के महीने में ओरल पोलियो टीका अर्थात OPV की 2 टीके लगाए जाएंगे। इस तरीके से 49 नंबर प्रश्न को देखेंगे, जो कह रहा है 49 नंबर प्रश्न कह रहा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों ये है, इसे भारत सरकार ने 2009 ईस्वी में शुरू किया था। ये कथन जो है वो बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं इसके अगले डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा ये भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे कि 7 सितंबर 2005 ईस्वी को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया। दोस्तों यह एक वर्ष में 100 दिन रोजगार उपलब्ध तथा 220 रुपये प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी देती है। इस तरीके से इसका अगला पॉइंट देखेंगे, जो कह रहा है 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को पुनः नामांकन किया गया और मनरेगा, इसका पहला नाम नरेगा था, उसको मनरेगा में बदल दिया गया। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 50 नंबर प्रश्न को, जो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग बैंकिंग क्षेत्र में नहीं होता है? दोस्तों वो है शून्यकाल अर्थात 0 आवर। इसका प्रयोग जो है वो बैंकिंग क्षेत्र में नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को, जो कह रहा है शून्यकाल या 0 आवर शब्द का प्रयोग वो संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय ही के रूप में जाना जाता है और सदन में 12 बजे से प्रारंभ और 1 बजे समाप्त हो जाता है। इस तरीके से 51 नंबर प्रश्न को देखेंगे, जो कि कह रहा है बैंक खाता या वित्तीय संस्थान में बिना किसी निर्दिष्ट परिपक्वता तिथि वाली जमा राशि को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहा जाता है चालू जमा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है बैंक खाते या वित्तीय संस्थान में बिना किसी निर्दिष्ट परिपक्वता तिथि बाकी जमा राशि को चालू जमा कहा जाता है। दोस्तों चालू जमा को करंट अकाउंट भी कहा जाता है, जिसमें अकाउंट जो है वो कंपनी या कारोबारियों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 52 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है डैश भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कृषि जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक या प्राथमिक क्षेत्र है। इस तरीके से देखेंगे इसके डिस्क्रिप्शन को, कह रहा है कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। कृषि अर्थशास्त्र मूल रूप से जिसमें कृषि फसलों का उत्पादन जानवरों के पालन में अर्थशास्त्र का प्रयोग करके अधिक उपयोगी बनाने की कोशिश का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर, जो कि कह रहा है नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों नीली क्रांति जो है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भारत में इसकी शुरुआत जो है वो 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1985 से लेकर 1990 के बीच में रही, उस समय कार्यान्वित रही थी। दोस्तों नीली क्रांति की जनक की बात करें तो वो हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन को माना जाता है। देखते हैं 54 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है रबी फसलों की बुआई कब की जाती है? तो दोस्तों रबी फसलों की बुआई जो है वो अक्टूबर और नवंबर महीने में की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है रबी की फसल उत्तर भारत में अक्टूबर और नवंबर माह में बोई जाती है और फसल की कटाई जो है वो फरवरी और मार्च महीने में कर ली जाती है। दोस्तों रबी की फसल में गेहूं, जौ, जई और मकई इत्यादि प्रमुख हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 55 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो दोस्तों हरित क्रांति में गांव के लड़कों के सुधार को शामिल नहीं किया गया है इस ऑप्शन के तहत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ेंगे और इसके व्याख्यात्मक तथ्य को देखेंगे, जो कि कह रहा है भारत में हरित क्रांति 1960 ईस्वी के दशक में 1960 दशक के मध्य में प्रारंभ किया गया था और हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप बीजों की उन्नत किस्म
उपज, सिंचाई एवं खेती की उन्नति एवं तकनीकी उपयोग को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री के द्वारा 1 मई 2016 ईस्वी को मजदूर दिवस पर किस योजना की शुरुआत की गई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात उज्ज्वला योजना। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, इसके कुछ व्याख्यात्मक तथ्य को, जो कह रहा है प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ जो है वो 28 अगस्त 2018 ईस्वी को नई दिल्ली में किया गया और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत जो है वो 9 मई 2015 ईस्वी को की गई, जबकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है वो 1 मई 2016 ईस्वी को मजदूर दिवस के अवसर पर किया गया। वहीं बात करें दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की, तो इसकी शुभारंभ जो है वो 9 मई 2015 ईस्वी को की गई। देखेंगे नेक्स्ट 57 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारत ने कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी का प्रकार जहां आवश्यकता से अधिक लोग नियोजित लोगों को रोजगार दिया जाता है उसको किस रूप में जाना जाता है। दोस्तों वो जाना जाता है प्रछन्न के रूप में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को, जो कह रहा है प्रछन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि और अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्रों में पाई जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र के रूप में कृषि कुल आबादी का लगभग 51% रोजगार प्रदान करती है। हालांकि देश के सफल घरेलू उत्पाद में कृषि का जो योगदान है वो 12 से 13% ही रही है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 58 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष अर्थात NSDF किस वर्ष स्थापित की गई थी। तो दोस्तों वो की गई थी 1998 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष अर्थात NSDF की स्थापना वर्ष 1998 ईस्वी में की गई थी और सरकार ने इस गठन का देश में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए ही किया था। दोस्तों इसकी शुरुआत 1998-99 ईस्वी में 2 करोड़ रुपये की अंशदान से शुरू की गई थी। देखेंगे 59 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारत सरकार द्वारा योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों वो किया गया था 1950 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। भारत सरकार द्वारा योजना आयोग 15 मार्च वर्ष 1950 ईस्वी को स्थापित किया गया था। 13 अगस्त 2015 ईस्वी को योजना आयोग खत्म कर दिया गया और इसकी जगह जो है वो नीति आयोग का गठन किया गया। आगे बढ़ेंगे और 60 नंबर प्रश्न को देखेंगे, जो कि कह रहा है जब सरकार का कुल राजस्व उधार को छोड़कर नियोजित व्यय से कम होता है तो इसे क्या कहा जाता है। दोस्तों उसे कहा जाता है राजकोषीय घाटा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को, जो कह रहा है जब सरकार का कुल राजस्व उधार को छोड़कर नियोजित व्यय से कम होता है तो इसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। देखते हैं 61 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को, जो कह रहा है 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास है तथा इस योजना का शुभारंभ जो है वो 1 अप्रैल 2012 ईस्वी को हुआ था। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 62 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है बैंकों में जमा राशि के अधिकतर हिस्से का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो दोस्तों वो किया जाता है ऋण के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को, कह रहा है बैंकों में जमा राशि का अधिकतर हिस्से का उपयोग जो है वो ऋण के लिए किया जाता है और बैंकों में ऋण के 6 प्रकार होते हैं। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 63 नंबर, जो कि कह रहा है किसी राजकोषीय वर्ष में सरकार की सभी प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक लेखा जोखा क्या कहलाता है। दोस्तों वो कहलाता है बजट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे और देखेंगे इसके डिस्क्रिप्शन को। कह रहा है किसी राजकोषीय वर्ष में सरकार के सभी प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक लेखा जोखा बजट कहलाता है और यह जो है एक फ्रांसीसी भाषा बाइकॉट से उत्पन्न हुआ है। दोस्तों देखेंगे अगले प्रश्न को। 64 नंबर प्रश्न कह रहा है
गिरमिटिया मजदूर कौन होते हैं? तो दोस्तों बात करें गिरमिटिया मजदूर की तो वो होता है बंधुआ मजदूर जो नए देश की यात्रा का भाड़ा चुकाने के लिए मजदूरी करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को और जानकारी प्राप्त करते हैं गिरमिटिया मजदूर के बारे में। तो गिरमिटिया मजदूर वे बंधुआ मजदूर होते हैं जो नए देश की यात्रा का भाड़ा चुकाने के लिए मजदूरी करते हैं और यह प्रतिदिन 12 से 18 घंटे तक कड़ी मेहनत करते हैं और इन्हें केवल जीवित रहने लायक ही भोजन वस्त्र आदि दिए जाते हैं। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 65 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्न में से कौन भारत की जीडीपी की गणना के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों वो है केंद्र सरकार के मंत्रालय और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न सरकारी विभाग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को, जो कह रहा है भारत की जीडीपी की गणना के लिए केंद्र सरकार के मंत्रालय और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न सरकारी विभाग उत्तरदायी होते हैं। 66 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में जीएसटी व्यवस्था कब लागू हुई थी? दोस्तों भारत में जीएसटी व्यवस्था जो है वो 1 जुलाई 2017 ईस्वी को लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग पीछे भी देख चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 ईस्वी को लागू हुई थी और यह एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। दोस्तों प्रश्न अगर पूछते कि जीएसटी किस प्रकार की कर व्यवस्था है और ऑप्शन में रहे जल्दी दोस्तों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्थात अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 67 नंबर प्रश्न कह रहा है बैंकिंग शब्दावली में SLR शब्द का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, अर्थात स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है बैंकिंग शब्दावली में SLR का अर्थ होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसे हिंदी में वैधानिक तरलता अनुपात भी कहा जाता है और इसका निर्धारण और निर्माण जो है वो RBI करता है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 68 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारत सरकार के द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात MSP कितनी फसलों के लिए है? तो दोस्तों वो है 25 फसलों के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को, जो कह रहा है भारत सरकार के द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 25 फसलों के लिए हैं। दोस्तों MSP का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। दोस्तों केरल सब्जियों के लिए MSP तय करने वाला देश का पहला राज्य बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 69 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है किस अवधारणा के अनुसार गरीबी को अन्य गरीब लोगों के साथ केवल निकृष्ट परिवेश में रहने वाले गरीबों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सामाजिक बहिष्कार। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। कह रहा है सामाजिक बहिष्कार अवधारणा के अनुसार गरीबी को उन गरीब लोगों के साथ केवल निष्कर्षण परिवेश में रहने वाले गरीबों में संदर्भित किया जाना चाहिए। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 70 नंबर प्रश्न को और इस सेक्शन के आखिरी प्रश्न को, जो कि कह रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात MSP तय करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो दोस्तों वो होता है कृषि लागत और मूल्य आयोग का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्यात्मक तथ्य को, जो कह रहा है कृषि लागत और मूल्य आयोग अर्थात CACP न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP तय करने की जिम्मेदारी कृषि लागत और मूल्य आयोग की होती है। दोस्तों भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करें। जो कह रहा है यह भारत की एक विनियामक संस्था है। इसका उद्देश्य स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है ताकि बाजार उपभोक्ताओं के हित का साधन बनाया जा सके। इस तरीके से दोस्तों आगे भी जानकारी प्राप्त करते हुए यदि हम लोग बात करें भारतीय शिक्षा आयोग के बारे में, तो दोस्तों इसे कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें दोस्तों भारत के विधि आयोग के बारे में, तो भारत के विधि आयोग के बारे में कहता है दोस्तों भारत सरकार के द्वारा समय समय पर गठित एक गैर संवैधानिक निकाय है और इसका मूल रूप से जो गठन किया गया है वो 1995 ईस्वी में किया गया है। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न के साथ ही इकोनॉमिक्स का जो सेक्शंस हैं उसे पूर्ण रूप से कवर कर लिया है। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न हैं वो SSC GT में पूछे गए प्रश्न हैं।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो कि आने वाली एसएससी जीडी के एग्ज़ाम और अन्य भी जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस तरीके से वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।